किसी भी टॉप सीरियन ऑफिशियल का पिछली 2 दहाइयों में पाकिस्तान का पहला विजिट। जी हाँ, सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर अल शेबानी उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि सीरिया में कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। उस मौके पर जब इजराइल सीरिया पर स्ट्राइक्स दाग रहा है, सीरिया एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुका है और वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पाकिस्तान और सीरिया को करीब कर रही हैं। और इन्हीं डेवलपमेंट्स की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में नजर डालने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और सीरिया के ताल्लुकात पर। हम देखेंगे थोड़ी सी तारीख और मौजूदा सूरत हाल और मक्का पैक्ट के बाद बनने वाली सिचुएशन, जिसकी वजह से ये मुस्लिम ममालिक अब करीब आ रहे हैं और इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और इसी मौके पर उन्होंने सीरिया पर स्ट्राइक्स भी दाग दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और सीरिया मिलकर मिडल ईस्ट में क्या इक्वेशन सेट करने जा रहे हैं, इनके क्या मुश्तरका चैलेंजेस हैं और कौन से दोस्त हैं जो इनके पीछे खड़े हैं। ये तारीखी विजिट, इजराइल के हमले और एक गैर मामूली सिचुएशन आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और सीरिया के दरमियान ताल्लुकात पर रोशनी हम वीडियो के अगले हिस्से में डालेंगे। सबसे पहले हम बात करें इजरायली स्ट्राइक्स की जो उन्होंने सीरिया के अंदर की हैं। इजराइल ने एक बार फिर अपनी मनमानी करते हुए सीरिया के अंदर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है और मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करने की कोशिश की है। ये इजराइल की वही स्ट्रेटजी है जो हमने 2 साल पहले देखी थी जब बशारुल असद की फोर्सेस यहाँ से भागी। तो सीरिया ने क्या मेक श्योर किया कि ये जो नए रूलर्स आ रहे हैं इनके लिए हमने कोई प्रॉपर मिलिट्री हार्डवेयर नहीं छोड़ना। ये जो नए रूलर्स हैं इनके पास कुछ बंदूकें हैं और कुछ मिलिट्री व्हीकल्स हैं और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट इजराइल तबाह कर चुका है। 85% तक मिलिट्री इक्विपमेंट वो ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं और जब भी इनको मौका मिलता है या कोई मैसेज देना होता है सीरियंस को तो वो स्ट्राइक्स दाग देते हैं। पाकिस्तान और सीरिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात का आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इजराइल की इस अनप्रोवोक्ड एग्रेशन को पाकिस्तान ने फुली कंडेम किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल की इन स्ट्राइक्स ने रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया है। यहां इजराइल ने शाम के अंदर हलब शहर के करीब अबू अल दहर बेस को निशाना बनाया है और वहां पर बहुत सी स्टोरेज फैसिलिटीज और रनवे को तबाह किया है। इजराइल ने यहां पर तकरीबन 8 एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसके नतीजे में इन्होंने इस एयर बेस को बर्बाद करने की कोशिश की है। और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में अपने शाम के भाइयों के साथ खड़े हैं और ये कि हम सीरिया की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने कहा है कि यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए इजराइल की इस एग्रेशन को रोकने के लिए। और यही नहीं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो एनवॉय हैं सीरिया में उन्होंने भी इसकी कंडेमनेशन की है। उन्होंने इसको कहा है कि ये एक अननेसेसरी एस्केलेशन थी दैट डजंट एडवांस रीजनल स्टेबिलिटी। ये अमेरिका ने भी तकरीबन यही बात की है जो पाकिस्तान ने कहा है। मतलब अमेरिका जो इस रीजन में इजराइल का पार्टनर है वो भी कंडेम कर रहा है और आपको याद है कि अमेरिका इनसे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है सीरिया की हुकूमत से। ये अहमद अल शरा जो पास्ट में कभी अलकायदा और दाइश का पार्ट हुआ करते थे, इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया है, इनको ज़बरदस्त इंसान बनाया है और प्रेसिडेंट बनवाया है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्होंने परफ्यूम इनको गिफ्ट किए हुए हैं। तो अमेरिका की ये पॉलिसी है कि सीरिया को किसी हद तक अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए ताकि स्टेबिलिटी किसी हद तक हो और ये हमारे इशारों पर चलें। आपको याद है कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें अमेरिका ने क्या मुतालबा किया इनसे कि आप हिजबुल्ला से एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दें। ये अहमद अल शरा की फोर्सेस को कहा जा रहा है। और उसी वक्त अल शेबानी गए लेबनान जहां पे हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इन्होंने वहां पर पैगाम दिया कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए बल्कि हम डिप्लोमेसी करेंगे, बातचीत करेंगे। और जिसके बाद हमने देखा कि सीरिया के अंदर दमिश्क शहर में धमाके हुए और ये एक पैगाम था उन फोर्सेस की जानिब से जो कि इनको एक बार फिर लड़वाना चाहती हैं, अहमद अल शरा की फोर्सेस को और हिजबुल्ला को। ये पास्ट में तो लड़ते रहे हैं लेकिन अब अहमद अल शरा की ये कोशिश है कि किसी हद तक अमन आ जाए हमारे मुल्क में। वो उनके मुल्क में एक कुर्दिश फोर्स भी है जिनसे ये मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी पास्ट में इनकी लड़ाइयाँ हैं, वो भी कामयाब नहीं हो रहा। तो इसलिए उनको बहुत सी टेंशन है और वो अभी IR
IRGC और हिजबुल्लाह से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पैगाम दिया कि हम डिप्लोमेसी करेंगे, और इस वक्त हमें यही नजर आ रहा है सीरिया के रूलर्स की अप्रोच कि वो डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दिया है कि हम आपके लिए खतरा नहीं हैं। हालांकि इजराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा था बशारुल असद। बशारुल असद ने एक किस्म का इजराइल का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और ईरान का रास्ता खोला हुआ था, जो इनकी प्रॉक्सी बैटल है इजराइल और ईरान की। तो सीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था बीच में। तो एक तरफ से IRGC हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही थी और इधर से इजराइल चढ़ा हुआ था, और आखिरकार ये इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस कामयाब हुई। बशारुल असद का तख्ता उल्टा, इनको रशिया भी बैक करता था, और फिर हमने देखा ये अल जुलानी, अहमद अल शराह का राइज। और अब वो इस वक्त ज़्यादा पंगे लेने के मूड में नहीं है, और इजराइल को भी यही पैगाम दिया उन्होंने कि हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इजराइल अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी है वो शो कराता रहता है इन पर हमले करके। पिछले साल हमने देखा था कि द्रूस कम्युनिटी का बहाना बनाकर जो सदरन साइड है गोलान हाइट्स के करीब, वहाँ से भी इजराइल ने चढ़ाई की, इन पर हमले किए सदरन इलाकों में, और इनको पैगाम दिया कि आप दमिश्क से आगे निकल ही नहीं सकते। दमिश्क से आगे जितनी भी लैंड्स हैं जो सदरन सीरिया का पार्ट है, गोलान हाइट्स तक वो जाती हैं। इजराइल ने इनको पैगाम दिया कि आगे मत बढ़ना। अब ये भी बेचारे मजबूर हैं, इनके पास तो फाइटर्स हैं, इनके पास कोई प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट तो है नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, कोई टैंक्स वगैरह वो प्रॉपर नहीं है। जो है वो इजराइल तबाह करता जा रहा है। और अब पहली बार हमने देखा है कि पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। पाकिस्तान ने इजराइल को कहा है कि इन हमलों से बाज रहे। पहले पाकिस्तान इस मामले में नहीं पड़ता था कि सीरिया में कौन स्ट्राइक कर रहा है कौन नहीं। तो अब पाकिस्तान ने ये जो बयान दिया है इसका क्या मतलब है? यहां पर आता है मक्का पैक्ट। मक्का पैक्ट की अहमियत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें अब आप याद करें कि तीन कौन कौन से मेंबर्स हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब और तुर्की के इनसे हैं बड़े अच्छे ताल्लुकात, इवन सऊदीज के भी। तो मेन इस वक्त जो बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रही है सीरिया के अंदर वो है तुर्की और इजराइल की। इजराइल सदर्न साइड से आना चाहता है और तुर्की नॉर्दर्न साइड से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और तुर्की बात करता है कि जी हम अहमद अल शराफ की फोर्सेस को ट्रेन करेंगे, इनको एयर डिफेंस सिस्टम्स देंगे, टैंक्स देंगे। ये चीज इजराइल को नहीं पसंद। हालांकि इजराइल को पता है कि ये मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, फिर भी इजराइल को डर है। और ये हमने डर इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इजराइल के कुछ राइटर्स ने कहा था कि तुर्की सीरिया को अपने साथ शामिल करके ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल चाहता है। उनको वैसे ही हर वक्त डर लगा रहता है, और तुर्की उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है स्ट्रेटेजिकली इजराइल के लिए। और ये हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। और सीरिया की जो बैटल फील्ड है वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान करती है इजरायलीज को कि तुर्किश यहाँ पर अपनी प्रेजेंस ना कायम कर लें। ये इनको ट्रेन करेंगे तो फिर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ये टैंक्स देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, तो हम स्ट्राइक कैसे कर सकेंगे। और उर्दगान और उनके मिनिस्टर्स ने भी इजराइल को मुतअद्दिद बार वार्न किया हुआ है कि तुम बाज रहो सीरिया में अपनी कार्रवाइयों से। और ये जो कुर्द के साथ इनके मुआहदे होते हैं ये भी बार बार क्यों टूट रहे हैं, ये आपको पता है कि सबुटाज एफर्ट्स चलती रहती हैं कि इसको तोड़ दिया जाए। और याद रखें कि सीरिया के कुर्दों को पास्ट में इजराइल ने सपोर्ट किया हुआ है, द्रूस कम्युनिटी को। तो इन ग्रुप्स के जरिए, हालांकि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इजराइल चाहता है कि ये लड़ते रहें और ये एक इंस्टेबिलिटी रहे सीरिया में जो इजराइल को सूट करती है। अब ये जो हमला भी दागा है इजराइल ने हलब शहर के करीब, ये सीरिया के सेंटर में दागा है। पहले तो ये हमले कर रहे थे ना सीरिया के साउथ में, अब ये सीरिया के बहुत ऊपर तक गए हैं और हलब शहर पे हमला इन्होंने किया जो तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पैगाम दिया है तुर्की को कि तुम इनको सपोर्ट करने से बाज रहो। ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री फील्ड थी जो कि बशारुल असद की फोर्सेस इस्तेमाल करती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नकारा पड़ी है क्योंकि बहुत सा इक्विपमेंट तो है नहीं वहां पर। तो आप देखें इजराइल ने किस मौके पर सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। उस मौके पर जब उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी फौरन कंडेम किया, जो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी इजराइल की स्ट्राइक्स कंडेम, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर एक कनेक्शन देख रहा है कि इजराइल को क्या तकलीफ हुई है। और इस सारी सूरत हाल में मक्का पैक्ट की जो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। अब सीरिया की भी एक कोशिश है और शायद तुर्की भी इनको गाइड कर रहा है कि आपने हमारे कैंप में आना है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ इनकी पहले ही यस थी। पाकिस्तान जरा कंफ्यूज था शुरू में कि इनको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, क्योंकि थे तो ये मिलिटेंट्स, दहशतगर्दों से इनका ताल्लुक था। लेकिन अब पाकिस्तान क्या देख रहा है कि हमारे जो सारे पार्टनर्स हैं, जो दोस्त हैं, जैसे कि सऊदी अरब और तुर्की, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान भी
इनकी तरफ डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाए और सीरिया भी ये चाहता है। तो मक्का पैक्ट ने इन तीनों ममालिक को एक यूनिट जब बना दिया तो फिर सीरिया पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। और मक्का पैक्ट में इजराइल को क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इजराइल जब देखेगा कि ये एक वन यूनिट जो बन चुका है ये सीरिया को भी अपनी साइड पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सीरिया को सबक सिखाना होगा, उसी तरह का सबक जो सीरिया को मिला था जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आए हुए थे पिछले दिनों। उसके बावजूद वहां पर धमाके होते हैं। क्यों? क्योंकि सीरिया ने कह दिया कि हम अभी मिलिट्री एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है हिजबुल्लाह के खिलाफ, और वो गए लेबनान में और हिजबुल्लाह के दोस्तों से जाके मिले जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वहां पर, जो कि उनके करीब समझे जाते हैं, और यही पैगाम दिया कि हम बातचीत करेंगे। इवन हिजबुल्लाह से भी वो वहां के प्रेसिडेंट से मिले, लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सबसे। तो ये अब नजर आ रहा है कि सीरिया के जो नए रूलर्स हैं वो डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहे हैं और उनको भी इसी यूनिट में एक सेफ्टी नजर आ रही है। ये जो नया ब्लॉक बना है, न्यू फोर्स इन एशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। पाकिस्तान की बहुत सी दूरियां थी, वो आप कह सकते हैं कि फासला भी था, और पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता था उस एरिया में क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ था नहीं सीरिया के अंदर। वैसे छोटा सा मुल्क है, तो इजराइल, तुर्की, सऊदी अरब के लिए वहां पर जरूर कुछ ना कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतना कुछ खास था नहीं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक मुआहदे में एंटर हुआ है, तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि क्यों ना अपने पर फैलाए जाएं। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहा है। और इससे तुर्की को भी ये फायदा हो रहा है कि इस रीजन में जो इजराइल इनका कंपेटिटर था, पाकिस्तान और सऊदीया की शमूलियत से तुर्की की पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, और तुर्की का इसमें क्लियर रोल है पाकिस्तान और सीरिया को करीब लाने में। और इसलिए पाकिस्तान ना सिर्फ इनको होस्ट कर रहा है बल्कि इनके खिलाफ इजरायली एग्रेशन को कंडेम भी कर रहा है, जिससे पता चलता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इस वक्त। और इस विजिट में क्या बातचीत हुई है, डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान बहुत सी चीजें ऑफर कर सकता है सीरिया को, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग है, कुछ मिलिट्री हार्डवेयर है, उसमें सऊदी अरब और तुर्की अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और इजराइल को मजीद तकलीफ पहुंचेगी कि तुर्की और सऊदी अरब के पैसे से पाकिस्तान इनको कुछ बेचे, मिलिट्री हार्डवेयर, कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग का आगाज करे, और एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस कायम हो पाकिस्तान की सीरिया में भी, जो कि हिस्टोरिकली बिल्कुल कम थी। अभी आप देखें ना कि पास्ट में बहुत कम विजिट हुए हैं। आखिरी विजिट 2007 में हुआ था सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का, बशारुल असद के फॉरेन मिनिस्टर का, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी। और पाकिस्तान ने बशारुल असद की हुकूमत के साथ किसी हद तक ताल्लुकात मेंटेन रखे हुए थे। पाकिस्तान ज्यादा खुल के भी नहीं आता था उनके साथ दोस्ती में, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ था वो। अमेरिका इनके मुखालिफ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था, उसमें यही अहमद अल-शरा वगैरह ही जैसे लोग थे, उनको सपोर्ट कर रहा था कि बशारुल असद का तख्ता उल्टा जाए। तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा चुपीते चल रहा था, ज्यादा कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। बट कोई OIC के इजलास वगैरह में कोई मीटिंग वगैरह हो जाती थी बस। और उसी साल मुशर्रफ ने विजिट किया था दमिश्क का 2007 में एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा, हिस्टोरिकली इसमें एक सेक्टेरियन एलिमेंट भी था, क्योंकि आपको पता है कि सीरिया का मामला बड़ा हसास है और इसमें दो जो मसलक हैं आपके, उनका भी बड़ा गहरा इख्तलाफ है। एक शिया स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा सलफी स्कूल ऑफ थॉट। तो पाकिस्तान को ये भी डर था कि अगर हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे खुलकर, तो हमारे मुल्क में उसके असरात ना आ जाएं, क्योंकि हमने तो पहले ही इसके असरात सहे हैं और उसको बड़ी हद तक हमने दबाया है उस इख्तलाफ को, कि दोनों साइड्स की जो मिलिटेंट तंजीमें बन गई थी 80s के बाद 90s में, तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। उसमें ये सीरिया की पॉलिसीज, सऊदी अरब की पॉलिसीज, ईरान की पॉलिसीज, सब ने अपना काम किया और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान उसकी वजह से भी बड़ा रिजर्व रहा है। और इवन पाकिस्तान के कुछ इलाकों से लोग सीरिया में लड़ने के लिए जाते रहे हैं। और इससे पहले बशारुल असद के वालिद आए थे पाकिस्तान जब इस्लामिक समिट हुई थी लाहौर में। तो ये पूरी असाद डायनेस्टी जो कि पिछले 50 सालों से थी, वो गिरी है 2024 में, और अब इक्वेशंस चेंज हुई हैं सीरिया में। अब ये इक्वेशन सिर्फ सीरिया में चेंज नहीं हुई, पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की इक्वेशन चेंज हो रही है। अब सारी दुनिया यही डिस्कस कर रही है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा तो नई इक्वेशन सेट होंगी। तो उस नई अरेंजमेंट में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई कर रहे हैं और सीरिया को भी अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। सऊदी अरब की ये कोशिश होगी कि ये जो गल्फ ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल हों। पाकिस्तान ने कुवैत के साथ भी एग्रीमेंट किया है, इसमें कतर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब आप देखें ना, एक और रिपोर्ट ये आई है कि कतर और इसराइल के दरमियान जो थोड़ा बहुत था, कोई एक डील थी, मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करता था इसराइल, वो इसराइल ने बंद कर दिया है। मतलब इसराइल टोटल अब ये मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट हो रहा है और मुस्लिम वर्ल्ड भी
एक ऐसा लग रहा है कि एक पोजीशन ले रही हैं। ये गल्फ ममालिक, इनका किसी हद तक इजराइल के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली चीज़ें अलाइन हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग क्लियर हो रही है। सऊदी अरब ने क्लियर सिग्नलिंग दी है इजराइल को कि हम किसके साथ खड़े हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये सिग्नलिंग यूएई को भी दी है, तुर्की ने सिग्नलिंग इजराइल को दी है, पाकिस्तान ने इंडिया इजराइल दोनों को दी है। तो सबके यहाँ पर अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अपने अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आप एक और बैटल फील्ड देखें, एक और एरिया की अगर हम बात करें, सोमालिया। अब ये आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, रेड सी। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपने पंजे मजबूत करने की कोशिश की है। सऊदी बैकिंग के साथ पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ भी एक डील की है। वहां भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली चैलेंज किया है इजराइल को, क्योंकि इजराइल सोमालिया में किसको सपोर्ट करता है? सोमालीलैंड के सेपरेटिस्ट को। इजराइल उनको होस्ट करता है, यूएई भी उनको किसी हद तक लेजिटिमेसी देता है, और सऊदी अरब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तुर्की भी फौरन सोमालिया की मदद के लिए पहुंच गए, पाकिस्तान ने उधर एग्रीमेंट कर लिया। तो वहां भी एक ही फिलॉसफी है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की, रेड सी के ऊपर। सोमालिया के ऊपर तो क्लियर है इनकी पॉलिसी कि ये इजराइल के खिलाफ जाते हैं, लेकिन यमन में थोड़ी गड़बड़ है। यमन के जो हुतीज हैं वो सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान और हुतीस के साथ ताल्लुकात खराब करे, और हुतीस सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन में डाल सकती है, और पाकिस्तान ने हुतीस को यही पैगाम दिया था कि हमारी शिप्स पर हमले मत करना। और सऊदी अरब के लिए इस वक्त एक ही वाइटल चोक पॉइंट रह गया है, ये बाबुल मंडब स्ट्रेट, जहां से ये एशिया को अपनी सप्लाईज देते हैं ऑयल की। तो हुतीज ये भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान के जरिए बातचीत कर रहा है कि यार इनको समझाएं कि इस गुजरगाह को ब्लॉक मत किया जाए। तो पाकिस्तान डिप्लोमेसी के जरिए वो मामला हल करने की कोशिश कर रहा है, और हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान के और हैं, सऊदी अरब के और हैं, तुर्की के और हैं। तीनों के अपने अपने रीजन्स हैं और अपने अपने थ्रेट्स हैं। तो एक मुल्क दूसरे के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को अपना थ्रेट नहीं बनाएगा। जहां डिप्लोमेसी की गुंजाइश होगी वहां पर वो की जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान ने की ईरान से कि यार जरा हाथ हौला रखो, और इसी तरह हुतीस को भी समझाया जाए। तो पाकिस्तान की वहां पर ये अप्रोच है। लेकिन कई जगहों पर इजराइल के खिलाफ ये तीनों इकट्ठे नजर आते हैं और क्लियर कट पॉलिसी है। अब पहले हमने सोमालिया का डिस्कस किया था कि सोमालिया पर तीनों मुल्क एक पेज पर हैं। अब सीरिया में भी ये इक्वेशन सेट होने जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस किस्म की अरेंजमेंट हमें सूडान में भी नजर आती है, जहां पर ऑफिशियल हुकूमत को सपोर्ट करना चाहता है सऊदी अरब, और इनकी यही फिलॉसफी है कि ऑफिशियल हुकूमतों को सपोर्ट किया जाए, और मक्का पैक्ट के जरिए ये इनकी काविशें मजीद कन्वर्ज हो रही हैं। जबकि इजराइल और यूएई की क्या पॉलिसी है? नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना, वहां पर मिलिट्री बेसिस बनाना, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको तस्लीम कर लेना, जो इन्होंने सोमालीलैंड में किया है। यमन के अंदर ये जो एसटीसी है उसको सऊदी अरब ने जिस तरह निकाल बाहर किया, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये अलाइन करते हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको वेलकम नहीं किया इजरायली स्ट्राइक्स को। वो अलग बात है कि टैक्टिकली सेंटकॉम की इनको सपोर्ट रहती है। अमेरिका में भी डुअल गेम चल रही होती है, हम पर डुअल गेम का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वहां भी डबल गेम चल रही होती है। डिप्लोमेटिक बयान और होंगे, मिलिट्री एक्शन कुछ और होगा। लेकिन अंदर खाते डोनाल्ड ट्रंप को कोई परवाह नहीं है कि सीरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो अपने बहुत से ट्रूप्स को वहां से निकाल चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि हम सीरियन रूलर्स के हाथ में थमाते हैं सारा निजाम, सारी मिलिट्री बेसिस उनके हैंड ओवर कर दी हैं। अब इजराइल उन पर हमले कर रहा है। अब इजराइल ने उनमें से उस एयर बेस पर हमला किया है जो कि बशारुल असद की हुकूमत के पास थी। मजे की बात यह है कि इनसे रशिया भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब सारी दुनिया यही अंदाज़ा लगा रही है कि ये किस हद तक लेजिटिमेट हुक्मरान है सीरिया के। क्योंकि बहुत से लोगों का यही इसमें खदशा है कि जी पास्ट के ये दहशतगर्द हैं और मिलिटेंट्स हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इनसे बातचीत करने का फ़ायदा है भी कि नहीं। लेकिन तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको सपोर्ट किया जाए, और तुर्की की यहाँ पर प्रेजेंस है, जो बफर जोन उन्होंने पास्ट के बनाए हुए हैं कुर्दों से लड़ने के लिए, तुर्की वहाँ भी बैठा हुआ है। ये चीज़ इसराइल को बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो तुर्की इन पर पूरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नज़र आता है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और सऊदी अरब भी, सऊदी अरब तो पहले खैर आ चुका था, सऊदी अरब ने ही इनकी ट्रम्प से मुलाकात करवाई थी, अब पाकिस्तान भी उस इक्वेशन में आ गया है। पाकिस्तान के हिस्टोरिकली सीरिया के साथ ताल्लुकात 60s और 70s में बहुत इम्प्रूव हुए थे, और ये जो बशारुल असद के वालिद थे उनके साथ भुट्टो ने अपने ताल्लुकात को काफ़ी बेहतर किया था, और पाकिस्तान ने मिलिट्री असिस्टेंस भी दी थी। और इसराइल के खिलाफ जब इनकी जंग हुई थी तो पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने सीरियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इजरायली फाइटर जेट्स गिराए थे।
1974 में पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने सीरियन MiG-21 का इस्तेमाल करते हुए गोलान हाइट्स पर इजरायली मेराज को मार गिराया था। और हमने उसी दिन पहले दिन और ये एक तारीखी मोमेंट है, एक हाईलाइट है पाकिस्तान और सीरिया के दरमियान ताल्लुकात की। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त मोमेंट है जो हमेशा याद रखा जाता है और हमेशा याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान के फाइटर पायलट अलवी को भी सीरिया ने हमेशा ऑनर किया है, मेडल ऑफ ब्रेवरी से नवाजा है। और सीरियन सिविल वॉर के दौरान भी पाकिस्तान ने इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। जैसे मैंने पहले कहा कि बशार अल असद की हुकूमत के साथ किसी हद तक ताल्लुकात चलते रहे और पाकिस्तान की एम्बेसी काम करती रही थी दमिश्क में, बहुत से ख़तरात के बावजूद। और अब क्लियरली पाकिस्तान ने एक सिग्नल दिया है कि हम सीरिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तैयार हैं और उसको बैक कर रहे हैं सऊदी अरब और तुर्की। पाकिस्तान ने इजराइल को भी मैसेज दे दिया है कि सीरिया के खिलाफ अग्रेशन अननोटिस नहीं जाएगी, डिप्लोमेटिकली हम आपके खिलाफ काम करते रहेंगे। और मक्का पैक्ट के तहत ये जो अलायंस है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का, ये भी अपने इंटरेस्ट को पूरा करता रहेगा, जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये कंबाइंड पावर देखकर कि एक तरफ है बैटल हार्डन मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर, एक तरफ है एडवांस मिलिट्री इंडस्ट्री और दूसरी तरफ है पैसा और तेल। और ये सीरिया को अपने साथ मिलाकर एक नया मुस्लिम ब्लॉक बना रहे हैं जो कि हमें चैलेंज करता है। और इसमें फिर मजीद कई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। शुरू में तो डेफिनेटली बात की जाएगी डिफेंस कोऑपरेशन की, मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात की, ट्रेनिंग की, लेकिन इससे आगे ये बढ़ सकती है एजुकेशन सेक्टर में, कल्चरल एक्सचेंजेस में। बहुत सा टूरिज़्म है आपका सीरिया के अंदर, बड़े तारीख़ी मकामात हैं दमिश्क के अंदर जो पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, तो वो वीज़ा की आसानी भी पाकिस्तानी चाहते हैं। तो बहुत से मौक़े हैं जो ओपन हो सकते हैं इस बातचीत से। इसके अलावा ट्रेड है, रिकन्स्ट्रक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी डोमेन्स। और इससे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की दोस्ती भी कॉम्प्लीमेंट होती है कि डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट रीजन्स में ये मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि रेड सी में सोमालिया या फिर वेस्ट एशिया में सीरिया। चूंकि पाकिस्तान देख रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की इनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और सीरिया के दरमियान आने वाले दिनों में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कोई सब्सटेंटिव एलिमेंट होगा, यानी कोई मजबूत चीज़ होगी जिस पर ये मिलकर काम कर सकते हैं, या आपके ख्याल में इस बायलैटरल रिलेशन का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं, मक्का पैक्ट के तहत ही ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।